नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अभी रिसेंटली एक बहुत ही अच्छा जो है पीआईएल फाइल हुआ है कहाँ पर, दिल्ली उच्च न्यायालय में। और वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका संबंध सोसाइटी से होता है या सोशल इशूज़ पर होता है। तो इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप देखेंगे आपको एक जो जनरल नॉलेज होता है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। यदि आपको एग्जाम नहीं देना है तो भी आपको ये चीज़ जानना चाहिए, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि पूरी जो है हुआ क्या है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण को लेकर के एक जो है याचिका पर जो है अपनी याचिका लगाई गई है, उस पर एक मांग रखी गई है। तो उसमें क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, पूरी बातचीत इसमें हम देखेंगे। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है और उसका कहना है कि इसे अपराधी बनाने की दिशा में रचनात्मक दृष्टिकोण पर विचार कर रही है और विभिन्न हितधारकों के सुझाव भी मांगे गए हैं। यानी कि जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, उनके भी विचार मांगे गए। केंद्र सरकार ने कहा कि बहुत जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रक्चर भी हमारा बना हुआ है, एक लड़का है एक लड़की है, उसकी शादी होती है, शादी के बाद में ऐसा समझा जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है शारीरिक संबंध भी बनाएंगे। बट एट द टाइम अगर उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उस पर बहुत जल्दी कोई फैसला लेना उचित नहीं है। तो याचिका में आपराधिक कानून में संशोधन करने की मांग की गई है जिसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 जिसे बलात्कार कहते हैं शामिल है। तो उसमें संशोधन की मांग किया गया है कि इसमें संशोधन किया जाए और जो वैवाहिक बलात्कार है उसको एज ए जो है एक क्राइम के रूप में उसको दर्ज किया जाए। ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है ना। यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ मोनोलॉग टाइप का, जिसमें व्हेन रेप इज़ अलाउड बाय लॉ, यानी कि जब कानून किसी रेप को अलाउ कर देता है तो जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने ये तर्क रखे हैं कि अगर किसी का जो है शारीरिक संबंध बनाने का मन नहीं है लेकिन वो शादी की वजह से या किसी बंधन में बंधने की वजह से वो उसको करना पड़ता है, फोर्सफुली करना पड़ता है, तो उसको वो रेप मानना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसे एज ए क्राइम इंडिया में प्रैक्टिस किया जाए। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ डेटा भी दिया हुआ है। मोर देन 2/3 ऑफ द मैरिड वुमेन इन इंडिया एज 15 to 49 हैव बीन बीटन आर फोर्स्ड टू प्रोवाइड सेक्स। यानी कि इनका एक डेटा है कि जो है 15 से 49 वर्ष के बीच में जो है जो वुमेन्स हैं, मैरिड वुमेन हैं, उनमें जो 2/3 यानी कि 2/3 ये जो है डेटा अपने आप में बहुत जो है एक तरीके से संगीन है अगर ऐसी बात है वास्तव में। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो है सेक्स के लिए उनको पीटा जाता है या उनको फोर्स किया जाता है रिगार्डलेस ऑफ दियर सोशो इकोनॉमिक पोजीशन, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, चाहे अमीर हो या गरीब लोग हों, ये हर सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है 1 in 5 men हैज़ फोर्स हिज वाइफ और पार्टनर टू हैव सेक्स। यानी कि उन्होंने कहा कि 5 में से हर एक पुरुष जो है कहीं ना कहीं अपने जो है पार्टनर को, जो उसकी जो है वाइफ है या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो वो फोर्सफुली सेक्स करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये एक इक्वलिटी सर्वे 2011 का, उसका भी हवाला यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ओवर 104 कंट्रीज यानी कि 104 देशों ने वर्ल्ड वाइड इसको क्रिमिनलाइज घोषित कर दिया, यानी कि जो मटेरियल रेप है इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। इंडिया, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड चाइना हैव नॉट, यानी कि अभी आपके इंडिया में, चाइना में और पाकिस्तान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, सऊदी अरेबिया में ऐसी सुविधा नहीं है। तो यहाँ भी मांग की गई है, ठीक है ना। प्रमुख बिंदु उसमें क्या क्या है उसको देख लेते हैं। बलात्कार के अभियोजन के लिए वैवाहिक प्रतिरक्षा का आधार समाज की पितृसत्तात्मक जो है सत्तात्मकता का जो है एक एग्जाम्पल है। ये बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भारी भरकम एक वाक्य लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो है वैवाहिक प्रतिरक्षा यानी कि एक मैरिटल इम्यूनिटी दे दी जाती है कि आपका अगर विवाह हो गया तो आपको एक लाइसेंस मिल गया कि आप कुछ भी करें उसके शरीर के साथ में। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये कहीं ना कहीं जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका एक परिचायक है, जिसके अनुसार विवाह के बाद एक पत्नी व्यक्तिगत एवं यौन स्वायत्तता की शारीरिक अखंडता और मानवीय गरिमा का अधिकार आत्मसमर्पित कर देती है या हो जाता है, ठीक है ना। तो कहने की बात यही है जो मैंने भी बताया आपको कि एक तरीके से प्रमाण पत्र मिल जाता है विवाह के बाद में कि आप इनके साथ जैसे भी बिहेव करना है आपको करना चाहिए।
तो ये बात यहाँ पर ये कह रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं। इसके अलावा 70 के दशक में नारीवाद की जो दूसरी लहर आई उसमें ऑस्ट्रेलिया में 1976 में सुधार को जो है लाया गया और ये पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया जिसने सुधार को अपनाया। और इसके बाद में जितने भी स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज़ हैं या यूरोपीय देशों ने वैवाहिक बलात्कार को एक आपराधिक जो है अपराध की श्रेणी में रखा। वैवाहिक बलात्कार के संबंध में जो कानूनी प्रावधान है वो क्या हो सकते हैं? वैवाहिक बलात्कार के अपवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 375 जिसे आप बलात्कार के लिए जानते हैं, जो कि एक पुरुष को उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अनैच्छिक यौन संबंध से छूट देती है। मतलब अगर अपने कोई पति है अपने पत्नी के साथ बिना उसकी इच्छा के भी अगर शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे रेप नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू द IPC 375, यानी कि 375 के तहत उसे बलात्कार नहीं माना जाता है। ये वहाँ पर प्रोविजंस हैं। बशर्ते पत्नी की उम्र 15 वर्ष से अधिक हो, यानी कि अगर 15 वर्ष से कम है तब तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। बट अब तो 15 वर्ष की किसी की पत्नी होती नहीं है। पहले होता था बाल विवाह, लेकिन अब वो नहीं होता है। तो 15 वर्ष से अगर उसकी उम्र ज़्यादा है तो इसको रेप की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ठीक है ना। अर्थात IPC की धारा 375 के अपवाद 2 के तहत 15 वर्ष से अधिक आयु के पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है तथा इस प्रकार ऐसे कृत्यों को अभियोजन से रोक दिया जाता है, यानी कि इनको कानून के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है ना। वैवाहिक बलात्कार के अपवाद मानने संबंधी मुद्दे क्या हैं? महिलाओं के मूल अधिकार के खिलाफ है। तो जो है इसके मुद्दे क्या हैं, क्या इशूज़ हैं? तो पहली बात तो ये है कि महिलाओं के मूल अधिकार का हनन, जो आर्टिकल 21 के तहत उन्हें जीवन और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया, उसका कहीं ना कहीं हनन होता है। जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 के तहत, उसका भी कहीं ना कहीं हनन होता है। दूसरा है न्यायिक प्रणाली की निराशाजनक स्थिति। भारत में वैवाहिक बलात्कार के मामले में अभियोजन की कम दर के कुछ कारणों में शामिल है सोशल कंडीशनिंग और कानून जागरूकता के अभाव के कारण अपराधों की कम रिपोर्टिंग भी होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के संग्रह का तरीका गलत है, यह भी एक तर्क यहाँ पर रखा जा रहा है। न्याय की लंबी प्रक्रिया, स्वीकार प्रमाण की कमी के कारण अदालत के बाहर समझौता बहुत सारे केस में हो जाता है, ये भी बात यहाँ पर सामने खुल करके आ रही है। न्यायमूर्ति वर्मा की रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या उन्होंने क्या कहा था। 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप के मामले में राष्ट्रव्यापी विरोध के प्रदर्शन के बाद में जो दिल्ली में बहुत बड़ा एक कांड हुआ था रेप का, उसके बाद में इस वर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की अनुशंसा की थी। यानी कि इन्होंने कहा था कि जो वैवाहिक बलात्कार है उसको बलात्कार की श्रेणी में रखा जाए और उसकी अनुशंसा इन्होंने की थी। इस कानून की समाप्ति से महिलाओं की उत्पीड़क पतियों से सुरक्षित रहेंगी और वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकेंगी। घरेलू हिंसा यौन शोषण से स्वयं को जो है सिक्योरिटी प्रदान कर पाएंगी, स्वयं का रक्षा कर पाएंगी। ठीक है ना। अब इसमें सरकार का पक्ष क्या है इसको हम देखते हैं। तो सरकार का पहला पक्ष ये है कि विवाह संस्था पर विघटनकारी प्रभाव पड़ेगा। अभी जो मैरिज सिस्टम है ना उसमें सिंपली दो फैमिली एक दूसरे के साथ आते हैं, अपना एक नया रिश्ता बनाते हैं, परिभाषित रिश्ता बनाते हैं और उसके बाद में एक पुरुष है और एक महिला है जो है एक दूसरे के साथ आते हैं। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी बनती है कि उनको शारीरिक संबंध बनाना है, उनको अपना परिवार बनाना, फैमिली बनाना है। तो ये पूरी सिस्टम जो है बनी बनाई काफ़ी लंबे वर्षों से चली आ रही है। तो अगर ऐसा होगा कि जो महिलाएं हैं वो पुरुष पर ये आरोप लगाएंगी कि ये जो है बलात्कार है अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विवाह के जो एक स्वरूप विवाह का ना उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। आप देखते हैं दहेज, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दहेज, तो दहेज एक बहुत बुरी बात है, ये आप जानते हैं सोसाइटी में दहेज लेना दहेज देना दोनों गलत बात है। बट एट अ टाइम यदि आप देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो है दहेज के फर्जी मामले आपको देखने को मिलते हैं, बहुत फर्जी मामले भी आपको देखने को मिलते हैं, जिससे बहुत सारे परिवार बिगड़ भी जाते हैं। तो इशूज़ कुछ और हैं, जैसे अगर किसी की वाइफ है वो किसी भी कारण से अपने हस्बैंड के अपने ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती, तो उसके पास कुछ बहुत ही जो है
आसान सी सिक्योरिटीज़ होती हैं उसको जो है कैश करवाने की, कि उसके तहत उनको फंसा सकती है, जैसे एक दहेज होता है। अगर मटेरियल रेप को जो है क्रिमिनलाइज किया गया तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है अपने जो है ससुराल के लोगों को फंसाने के लिए, तो इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। इसीलिए जो सरकार है वो कंसर्न है इस बात पे कि जो विवाह की संस्था है इस पर विघटनकारी प्रभाव डाल सकती है। दूसरा क्या है, कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग। वही बात जो मैंने बोला कि कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग भी हो सकता है इसमें, और बहुत व्यापक लेवल पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अब आगे की राह इसमें हो क्या सकती है, आगे की राह क्या हो सकती है, तो बहुहितधारक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, इसमें सबका हित हो ऐसा दृष्टिकोण क्या हो सकता है। तो वैवाहिक बलात्कार का प्राधिकरण निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक शुरुआत होगी अगर इसको कहा जाता है, यानी कि सजाएं जो है वो बहुत ही कठोर ना हो, से एक सिंबॉलिक हों, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश ज़रूर की जानी चाहिए, ताकि एक दबाव में मेल भी रहें कि ज़बरदस्ती अगर वो ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं तो ना करें, ठीक है ना। दंपति की यौन इतिहास, पीड़ित को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर चिकित्सा कर्मियों, परिवार परामर्शदाताओं, न्यायाधीशों और पुलिस की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा सजा का फैसला किया जा सकता है। यानी कि उसकी जांच हो प्रॉपर कि क्या ऐसा हो रहा है, उसका मेंटल लेवल क्या है, कैसे वो जैसे अगर किसी के साथ बलात्कार हो रहा है तो वो उसके बहुत सारे तरीके होते हैं चेकअप करने के, तो ऐसा किया जा सकता है बहुत ही प्रभावी न्याय दिलाने के लिए। इसके अलावा व्यवहार में बदलाव लाना, पीड़ितों की आर्थिक स्वतंत्रता की सुविधा के लिए सहमति, समय पर चिकित्सा देखभाल और पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के महत्व पर जनता, पुलिस, न्यायाधीश, चिकित्सा कर्मियों को जागरूक करने वाले जागरूकता अभियानों के माध्यम से वैधानिक सुधार किए जाने चाहिए। तो ये एक बीच का रास्ता हो सकता है कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के कोई कानून बनाना भी सही नहीं होगा। इससे क्या होगा, जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो बिगड़ सकता है। बट एक बीच का रास्ता हो सकता है कि कोई कानून बनाए जाएं और उसको उसमें किसी को क्रिमिनलाइज करने से पहले बहुत ही अच्छे लेवल पर जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाए, उसमें पुलिस हो, उसमें डॉक्टर्स हों, उसमें न्यायाधीश हों, उसके बाद ही किसी को सजा दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में हम दोनों को न्याय दे सकते हैं, दोनों पक्ष को, ना कोई गलत केस आएंगे, और जो जिन महिलाओं को ये झेलना पड़ रहा है वैवाहिक बलात्कार, तो उनको भी हम सुरक्षा दे पाएंगे। तो ये बीच का रास्ता हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और वैवाहिक बलात्कार पर आपकी क्या राय, क्या आप सोचते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का एक स्टैंड है कि ये इससे विवाह का जो पैटर्न है उसमें बुरा असर पड़ेगा, तो आप क्या सोचते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हैं जिनके लिए कानून होगा, जिन पर विचार होगा, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं उसको देखूंगा कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।